तो लास्ट क्लास में अपना थर्मल पावर इक्विपमेंट्स अपने कुछ डिस्कस कर लिए थे और कुछ बाकी थे। स्क्रीन शो हो रही है। तो अपन ने लास्ट टाइम इकोनोमाइजर स्टडी कर लिया था, इकोनोमाइजर तक, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, एयर प्रीहीटर। ठीक है। तो एयर प्रीहीटर का वर्क क्या है? तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, जो इनलेट एयर है उसको ये हीट अप करता है ना। हीट अप करेगा कैसे? हमें अलग से फ्यूल बर्न करने की जरूरत है या हमारे कोई वेस्ट हीट है उसको ये यूज करता है? तो ये क्या करता है, जो हमारी फ्लू गैसेस की जो वेस्ट हीट है उसकी हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, किसमें? इनलेट एयर में। तो इनलेट एयर हीट अप हो जाती है, और द कोल, है ना। ये कोल को अभी जरूरत तो रहती है ऑक्सीजन की, तो उसमें कोल्ड एयर इनलेट ना करा के हम हॉट एयर इनलेट कराते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये एयर प्रेशर का डायग्राम है। इसमें हम एक साइड से फ्लू गैसेस को एंटर कराते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड से एयर को। ठीक है। तो अगर हम लीव फ्रॉम दिस पॉइंट, सर बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, एक सेकंड। इनलेट एयर थी, वो अपनी फ्लू ने इनलेट कराई और आउटपुट हॉट एयर हमें मिल गई इस पॉइंट से। ठीक है। अब फ्लू गैसेस इनलेट कराते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है ना, ये आपको मार्क हो रखे हैं पॉइंट्स, यहाँ से शो होगा रेड पॉइंट से। ठीक है। एंड एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस लीव फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। अब होता है कि इनके कॉन्टेक्ट में कैसे आते हैं ये, इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी फिन्स लगी होती हैं, जैसे आपने रेडिएटर देखा होगा, है ना। तो रेडिएटर की तरह ही इसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी पतली पतली फिन्स होती हैं, उनमें से हम एयर को फ्लो कराते हैं, है ना। जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं उस एयर को हम फ्लो कराते हैं, और जो हमारा फ्लू गैसेज है, हॉट फ्लू गैसेज हैं, उन हॉट फ्लू गैसेज को उसके सराउंडेड फ्लो कराते हैं। तो एयर फिन्स के अंदर जो एयर फ्लो हो रही है, जो कोल्ड एयर फ्लो हो रही है, वो उस हॉट फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आएगी और हॉट फ्लू गैसेस की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी और हीटअप होके अपन सप्लाई कर देंगे बॉयलर फर्नेस में, यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा, इस हॉट एयर को अपन फीड कर देंगे। ठीक है। अब होता है कि ये जो सिस्टम है, अगर हम ये स्टेशनरी सिस्टम यूज करेंगे तो फिन्स के पास में जो फ्लू गैसेस होगी उसकी एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन फिन सरफेस के कांटेक्ट में जो फ्लू गैसेस नहीं आ रही, वो कुछ डिस्टेंस पर हैं, उनकी जो हीट एनर्जी है वो एज इट इज आउट हो जाएगी, वहां से लीव कर जाएगी। ठीक है ना, वो तो एक्सट्रैक्ट हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, और हमें उसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी बेटर नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारी फ्लू गैसेज और एयर फिन्स हैं
वो कंटिन्यूअसली उस हॉट फ्लू गैसेस और एयर को मिक्स करती रहे, ठीक है, मिक्स इंडिविजुअली, है ना, आपस में मिक्स नहीं होंगी ये। जो हॉट फ्लू गैसेस और जो कोल्ड फ्लू गैसेस है जिसकी एनर्जी एक्सेप्ट हो चुकी है वो आपस में मिक्स हो जाए, और हमारी जो एयर है जिसे हम इलेक्ट करा रहे हैं, है ना, वो एयर फिन्स के अंदर है, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली उस हॉट फ्लू गैसेस के कांटेक्ट में आती रहे। तो इसलिए हम ये एक रोटेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली ये रोटेट होता रहता है, ठीक है ना, ये रोटेटिंग सिस्टम है, ये रोटेट होता रहता है। रोटेट होने की वजह से हमारी जो फ्लू गैसेस है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर की जो उसकी जो एनर्जी है वो एक्सेप्ट नहीं होती, वो कंबाइंड कंप्लीट एनर्जी उसकी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, और एक्सेप्ट होने के बाद जो फ्लू गैसेस बचती है वो हम यहाँ से एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा एयर प्री हीटर वर्क करता है, और जो हमारी हॉट एयर जो निकल रही है अपसाइड में उनको अपन बॉयलर फर्नेस में फीड करते हैं। बॉयलर फर्नेस में इनकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पता ही है, मैंने बताई दिया आपको, है ना। कोल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी चीज को हमें बर्न करना होता है तो विदाउट ऑक्सीजन वो बर्न नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम नेचुरल एयर ही इसको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी रहती है, ठीक है ना। अब हम अगर उसके बजाय अब ये हम जो कोल्ड एयर उसमें फीड कर रहे हैं, तो कोल्ड एयर की बजाय अगर हम सॉरी यहाँ हॉट एयर हम फीड कर रहे हैं, हॉट एयर की जगह अगर हम कोल्ड एयर फीड कराएं तो हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी अपन ने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोल्ड एयर बॉयलर फर्नेस में फीड कराएंगे तो जो कोल्ड एयर है उसको सेल्फ, है ना, उसको हीटअप होने में एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो खुद एयर खुद भी तो एनर्जी कुछ कंज्यूम करेगी, खुद भी तो हीटअप होगी, क्योंकि इतने हॉट अगर हम फील करा रहे हैं तो एयर भी तो पहले हीटअप होगी। तो एयर को हीटअप होने में जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारी हीट एनर्जी है वो वेस्ट है एक तरह से। अगर हम एयर को पहले से ही कुछ टेम्परेचर पर हीट करके हॉट एयर अगर हम फील कराएं तो हमारी जो एनर्जी फर्नेस के अंदर से वो कंज्यूम कर रही थी वो एनर्जी सेव हो जाएगी, और हमें कम कोल बर्न करना पड़ेगा, है ना, स्टीम जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ये एयर हीटर यूज करते हैं एयर को हीट अप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन ड्राफ्ट सिस्टम। ड्राफ्ट सिस्टम क्या होता है, ये प्रेशर डिफरेंस में वर्क करता है। प्रेशर डिफरेंस कैसे, यानी कि एक तरफ से एयर को सक करेगा और दूसरी तरफ ये फीड करेगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो, ये हमने एक फैन ले रखा है, यहां से ये एयर ये सक करेगा और यहां से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, यहां से हमें आउटपुट मिल गया। अब होगा क्या कि हमें जरूरत क्या पड़ती है, ये तो हो गया एक ड्राफ्ट सिस्टम। ये ड्राफ्ट सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। टू टाइप्स के कौन से, एक तो नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है कि हमारी जो एयर फ्लो है, एटमॉस्फेयर जो एयर फ्लो होती है वो एयर फ्लो कैसे होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। अब ऐसे हम घर की बात करें, किसी एक सिस्टम की हम बात करें, उस सिस्टम से एयर फ्लो कब होगी, जैसे मान लो कि अपने घर की बात करें, अपने घर में जब जनरली जो अपन किचन की बात करें तो किचन में क्या है, थोड़ा गैस जलती है तो वहां पे जो एयर है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है ना। तो वो एयर नेचुरली कहाँ जाएगी, आपको पता है, हीट अप होने के बाद उसका जो वेट है कम हो जाता है तो ऊपर उठ जाती है, कोल्ड एयर वापस नीचे आ जाती है, तो इस तरह से फ्लो बनता है, ठीक है ना। तो ये हमने इसके लिए कोई सिस्टम स्टेबलाइज नहीं किया है, वो खुद ही हो रही है, नेचुरली हो रही है ना। हॉट एयर ऊपर जा रही है, कोल्ड एयर नीचे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन जो बन रहा है वो नेचुरली बन रहा है। तो इस तरह का अगर कोई ड्राफ्ट सिस्टम है, एयर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट, ठीक है ना। मैकेनिकल ड्राफ्ट क्या होता है,
मैकेनिकल ड्राफ्ट ये होता है कि अगर हमने कोई मैकेनिकल सिस्टम यूज किया है एयर फ्लो कराने के लिए, ठीक है ना, सिस्टम जैसे अपना फैन है ना, हमने एक फैन यूज किया, फैन से हम फोर्सफुली उस एयर को किसी एक सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं या एंटर करा रहे हैं। अगर जैसे एग्जॉस्ट फैन की हम बात करें तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जैसे घर के अंदर हम एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, एग्जॉस्ट फैन हमेशा आपने देखा होगा कि टॉप पे लगाते हैं, है ना। टॉप पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो हॉट एयर है वो हॉट एयर नेचुरली ऊपर शिफ्ट हो जाती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। हमें क्या करना है, घर से बाहर के उस हॉट एयर को ही तो बाहर निकालना है। अब उस हॉट एयर को हम बाहर निकालेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया, हॉट एयर तो ऊपर की साइड शिफ्ट हो रखी है, तो हम एग्जॉस्ट फैन क्या करते हैं, उस वॉल पे ऊपर की साइड टॉप पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसके लिए हमने एक फैन ही तो यूज किया है, उसको हम एग्जॉस्ट फैन बोल रहे हैं, है ना। दूसरा ये कि अगर हमने बाहर एटमॉस्फेयर से उस घर के अंदर एयर फीड करानी है तो हम कूलर यूज कर रहे हैं, है ना। कोई अगर हमने फैन किया है, फैन लिया है, वो फैन को हम यूज कर रहे हैं, उसको फैन क्या करेगा, कूलर क्या करेगा, बाहर से एयर ले रहा है और घर के अंदर फीड कर रहा है कोल्ड एयर, ठीक है ना। तो हमने सिस्टम क्या किया, एक सिस्टम ही तो यूज किया, फैन ही तो यूज किया है, तो वो एक मैकेनिकल सिस्टम हमने यूज किया, इसलिए उसे बोल रहे हैं हम मैकेनिकल ड्राफ्ट। अब ये जो मैकेनिकल ड्राफ्ट है ये अगेन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स कौन से, एक तो होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, है ना, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। और दूसरा होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का काम क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अगर अंदर से एयर को बाहर निकालना है, ठीक है ना, अगर किसी सिस्टम के अंदर की एयर है, कोई हॉट एयर है या किसी भी तरह की एयर है, उसको अगर हमें बाहर निकालना है तो उसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, ठीक है। और अगर किसी एटमॉस्फेयर से किसी सिस्टम के अंदर अगर हमें एयर को फीड कराना है, एंटर कराना है, तो उसे बोलते हैं अपन फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। ये अपन ने थर्मल पावर प्लांट में यूज किए हैं, है ना। मैं आपको उस डायग्राम में दिखा देता हूँ कहां पर अपन ने यूज किए हैं ये। ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है, फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या कर रहा है, यहाँ से एयर ले रहा है एटमॉस्फेयर से और इस फर्नेस के अंदर फीड करा रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम फोर्सफुली उस एयर को उस फर्नेस के अंदर फीड करा रहे हैं, तो इस फैन को हमने बोल दिया फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। दूसरा फैन हम यूज कर रहे हैं चिमनी के पास, ये चिमनी के पास हमने यूज किया है। चिमनी के पास वाले जो फैन है वो क्या कर रहा है कि हमारी जो फ्लू गैसेज हैं, हॉट फ्लू गैसेज हैं, काफी प्रोसेस होने के बाद हमें उस सिस्टम से उनको बाहर निकालना है ना। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल ड्राफ्ट की बात करते तो हम फैन नहीं लगाते, ये नेचुरली एयर फ्लो होता और ये अपने आप से चिमनी के बाहर निकल जाते। लेकिन अगर ये फ्लू गैसेज कम क्वांटिटी में होती तो ये नेचुरली भी निकल जाती, ठीक है। लेकिन इतने लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है, तो इसलिए हमें फोर्सफुली इनको निकालना है, क्योंकि हमारे जो हॉट फ्लू गैसेज का सर्कुलेशन बना रहे, ठीक है, इसलिए हमने फैन यूज किया। अब ये फैन क्या करेगा, हॉट फ्लू गैसेज को इस सिस्टम यानी हमारा फर्नेस साइड से यहाँ से जो प्रोसेस हो गया है वहां से सक करेगा और इस चिमनी के थ्रू क्या करेगा, ये बाहर भेज देगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस फैन को अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन मतलब बाहर से अंदर भेजना है एयर को, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन मींस अंदर से बाहर भेजना। होता फैन ही है वो, है ना, फैन को लगाने का तरीका होता है बस, ठीक है। तो अपन वापस चलते हैं ड्राफ्ट सिस्टम पर। तो ये तो अपना हो गया ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन
वर्क कैसे करती है? टरबाइन हमारा प्रेशर डिफरेंस से वर्क करती है ना। इसके अंदर क्या होता है, ब्लेड बने होते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सही से शो नहीं हो रहा है ये। तो ये जो इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट है स्टीम टरबाइन की, तो उस टरबाइन के इनलेट पोर्ट पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और आउटपुट पोर्ट पर हमारा प्रेशर कम होना चाहिए। तो ये प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो हमारी जो स्टीम है उस प्रेशर की वजह से वहां से फ्लो होती है और उस स्टीम की वजह से हमारी टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन के अंदर की जो ब्लेड है, अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। अब अपने जो बात कर रहे थे कि कंडेंसर हम यूज करते हैं, है ना। तो कंडेंसर, अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कंडेंसर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस टरबाइन के आउटलेट पोर्ट पर प्रेशर को कम से कम रखना है, ठीक है ना। तो उस प्रेशर को हमें कम से कम रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर उस एयर को कूल करते हैं, उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सर वॉइस कट रही है सर। वापस कट रही है क्या? स्क्रीन शो हो रही है क्या मेरी? नो सर। यस सर, विजिबल। ठीक है। तो देखो, जैसे ये टरबाइन के अंदर का कंस्ट्रक्शन शेप है ना। ये आपको इसमें छोटे छोटे ये ब्लेड्स टाइप के दिख रहे हैं, अभी अपन को इस डायग्राम में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं वैसे। और ये जो टरबाइन का जो साइज दिख रहा है, साइज से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। जब टरबाइन हमारे इस साइज के हैं तो जनरेटर भी हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर किसी ने पावर प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग साइट विजिट की हो तो, है ना। तो होता क्या है कि जब हम इसमें इंसर्ट कराते हैं, एंटर कराते हैं स्टीम, तो जब हम स्टीम एंटर करा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस समय हम प्रेशर क्या करते हैं, कम रखते हैं प्रेशर, मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, सॉरी। और जब हमारी स्टीम बाहर निकलती है, वहां पे हम चाहते हैं कि प्रेशर कम हो, तभी तो फ्लो होगा स्टीम का। स्टीम फ्लो कैसे जाएगी? हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो स्टीम जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ टर्न करेगी, तो वो क्या करेगी, कहीं ये जो ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं उन ब्लेड्स के थ्रू रन करेगी, है ना। और ब्लेड्स की कोई शेप ऐसी रखते हैं कि जैसे ही स्टीम वहां से फ्लो हो तो ब्लेड पे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली वर्क कैसे रहता है, जैसे आपने फैन देखा है ना। अगर एक फैन की हम बात करें तो उस फैन को अगर आप एयर फ्लो कराओ, है ना, एक तो क्या होता है, हमें वो एयर प्रोवाइड कराता है। अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एयर फ्लो करा दें, है ना, तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो फैन होता है, टेबल फैन होते हैं ये, तो जैसे मान लो एयर साइड में अगर हम रख के उसकी जो डायरेक्शन रख दें तो खुद ही घूमने लग जाता है। देखा किसी ने? बहुत तेज हवा चल रही हो और उसका जो फैन का यस जो सर। है ना, उस साइड करके रखते हैं तो वो खुद घूमने लग जाता है। वो क्यों घूम रहा है? हमने तो उसको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दी, तो वो क्यों घूम रहा है? उस एयर फ्लो की वजह से। अब एयर फ्लो कहां से हो रही है? उसके ब्लेड से होकर। जब ब्लेड से वो इंटरेक्ट कर रही है एयर, तो वो उस ब्लेड पे क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, क्योंकि उसे तो उस डायरेक्शन में जाना है एयर को, है ना। अब फैन क्या है, एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है उसके बीच में, तो उस फैन ब्लेड पे वो क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है,
जब वो फोर्स वहां अप्लाई हो रहा है और फैन का जो ब्लेड है, ब्लेड आपको पता है टिल्ट रहते हैं एक एंगल पर, है ना, तो उस एंगल से क्या होता है, जब एयर फ्लो होती है तो उस फैन पर वो जो प्रेशर है वो अप्लाई कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन में हमारा जो फैन है ना, जिस डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वहां पर वो रोटेट हो जाता है। तो सेम प्रिंसिपल हमारा यहाँ होता है, जब हमें हाई प्रेशर जो स्टीम है उस स्टीम को फ्लो होना है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ स्टीम तो जाएगी जहां उसे लोअर प्रेशर मिलेगा, है ना। तो जब स्टीम फ्लो हो रही होती है तो उसके जो ब्लेड है, ब्लेड की शेप हम कुछ इस तरह से रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा हल्के टिल्ट रहते हैं ये, है ना। तो जब यहाँ से स्टीम फ्लो होगी, स्टीम फ्लो होगी तो ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट होने लग जाएगी। जब टरबाइन रोटेट होने लग जाएगी तो इसके साथ हम अल्टरनेटर कपल करके रखते हैं, तो अल्टरनेटर भी रोटेट होने लग जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो ये जो टरबाइन है वो प्रेशर डिफरेंस पर ये वर्क करती है, और इसीलिए हम इस टरबाइन के आउटलेट एग्जॉस्ट पोर्ट पर हम प्रेशर कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। कम प्रेशर रखने की वजह से हम एक कंडेंसर यूज करते हैं, वो कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वाटर का कोई प्रेशर तो होगा नहीं, है ना। तो स्टीम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहां पे प्रेशर हमने मिनिमाइज कर दिया आउटलेट पोर्ट पर, और इनलेट पे हमने हाई प्रेशराइज्ड स्टीम यूज की है, तो वो प्रेशर डिफरेंस हमारा ज्यादा मिल गया। जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमें आउटपुट पावर भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है ना। तो अपन वापस चल रहे हैं स्टीम टरबाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है कि करना है, उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है। अब वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्टीम को कूल डाउन करना पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो स्टीम है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं हो, केवल उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, केवल उसका टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फेंस है, जो वाटर ट्यूब है, आपको ये डायग्राम में सो रही होंगी, है ना, जो ट्यूब्स बनी हुई है ये वाली, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना। तो हमारी जो वाटर ट्यूब्स हैं ये वाली, ये जो वाटर ट्यूब्स में हम कोल्ड वाटर फ्लो कराते हैं। ठीक है, जब ये वाटर ट्यूब्स में कोल्ड वाटर फ्लो होगा और इनके सराउंडेड क्या होते हैं, स्टीम फ्लो होती है, ये स्टीम है ना, यहाँ से जो स्टीम आ रही है ये स्टीम फ्लो होगी और ये कोल्ड वाटर ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगी। जब ये स्टीम कोल्ड वाटर जो ट्यूब्स हैं उनके कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगा, फिर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हमारा जो टेम्परेचर है वो एग्जॉस्ट स्टीम का टेम्परेचर है, नियरली उसी टेम्परेचर में हमारा वाटर टेम्परेचर मिल जाता है। केवल हमारा जो इसमें क्या यूज होता है, जो लेटेंट हीट है उसका यूज होता है बस। ठीक है ना। अब होगा क्या, हमारी जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो कंडेंसेट वाटर हमें मिल गया यहाँ से, है ना। कोल्ड वाटर हमने यहाँ से फ्लो कराया था वाटर ट्यूब्स के थ्रू, और ये यहाँ से ऐसे फ्लो होके यहाँ से फ्लो हुआ, ये दूसरी साइड से फ्लो हुआ, और यहाँ से हमें आउटलेट ओके मिल गया। अब ये जो वाटर है, ये वाटर ने स्टीम को जब वाटर में कन्वर्ट किया है इस कोल्ड वाटर ने, तो इसने कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट की होगी ना उसकी, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो इसके पास आ गई, तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है वो थोड़ा हीटअप हो गया होगा, जबकि हमें इसके अंदर यूज करना है कोल्ड वाटर। तो इस वाटर को हम क्या करेंगे, कूलिंग टावर के पास
भेज देते हैं, है ना। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, ये रेफ्रिजरेशन का काम होता है, वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करता है, उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कंडेंसर वर्क करता है। इट इज द इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये था कंडेंसर, क्लियर है यस सर। है ना। नेक्स्ट अपना कूलिंग टावर, है ना। तो कूलिंग टावर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस टाइप का होता है ना। ये लोअर साइड में आपको एक रिवर दिख रही है, यहाँ से ये वाटर, है ना, लेता है, और यहाँ पर हमारे ये छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए होते हैं, है ना, कंप्रेसर, और ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा रहता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है वो कूल डाउन होता है ना। यहाँ ये जो कूल डाउन का प्रोसेस चलता है ना, और यहाँ से हम जो वाटर है फ्लो कराते हैं। ये जो वाटर है ना, जो कोल्ड वाटर हमारा जो कन्वर्ट हो रखा है, ये वाला, ये जो वाटर यहाँ पे जो है वो कोल्ड होके यहाँ स्टोर कर लिया है हमने। अब इस स्टोर वाटर से हम कहाँ फ्लो कराते हैं, कंडेंसर पे। यहाँ से ऐसे कंडेंसर में जाएगा ये, है ना। जो अपने कंडेंसर में देखा था ना, कंडेंसर, ये जो वाटर आ रहा था यहाँ पर इनलेट, वाटर इनलेट, ये कहाँ से आ रहा है, इस कूलिंग टावर से। ये यहाँ पे ये जो कूलिंग टावर है, ये वाटर आ रहा है कंडेंसर पर जाएगा, और कंडेंसर से जो यूज होके, इस प्रोसेस होके जो आउटलेट वाटर था, आउटलेट वाटर कौन सा, ये वाला ऊपर वाला जो आपको आउटलेट वाटर ये यहाँ जो दिख रहा है ना, ये जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, इस कूलिंग टावर में वापस जाएगा। इस कूलिंग टावर वापस जाएगा और इसे कूलिंग टावर क्या करेगा, कूल डाउन करने का काम करेगा, है ना। कूल डाउन करके ये वापस उसमें स्टोर कर देगा कोल्ड वाटर टैंक में, ठीक है ना। और वाटर यहाँ पर अगर कमी रहती है, वाटर के अगर लॉसेस हो जाते हैं, तो वो फिलफिल कहाँ से करेगा, जो हमारे नीचे रिवर है, रिवर लेक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, ये इस वाटर से इसको फिलफिल कर लेगा जो भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कई पावर प्लांट अगर किसी ने देखा हो तो ये जो कूलिंग टावर है वो बहुत बड़े बड़े आपको कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, और यहाँ पर अपर साइड में कूलिंग टावर के बिल्कुल टॉप पर आपको एक धुआं धुआं सा दिखता है ना। नहीं देखा तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें यस सर। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? नो सर। तो है ना, तो यहाँ से हमें धुआं धुआं सा यहाँ से उठता है। वो धुआं क्या होता है, वाटर वेपर होती है, क्योंकि जब ये प्रोसेस कूल डाउन का प्रोसेस चलता है तो वहां से जो हॉट वाटर जो आया है, जो कूल डाउन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां से जो वाटर वेपर है वो बाहर निकलता है ना। वो काफी ह्यूज क्वांटिटी में होता है वाटर वेपर, है ना। मैं आपको एक इसका जो पिक है वो दिखाता हूँ थर्मल पावर प्लांट की। ये देखो, ये देख रहा है। तो यहाँ पर इस अगर डायग्राम हम देखें तो ये जो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं ये वाले, है ना, ये कई सारे दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं यहाँ पर ये, है ना। तो ये क्या है, हमारे कूलिंग टावर्स हैं ये। और कूलिंग टावर्स से ये जो ऊपर की तरफ धुआं धुआं से आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है। और ये राइट साइड में आपको ये पतले पतले बहुत ऊंची, ये क्या है, चिमनी है। चिमनी का काम क्या है, ये 2 चिमनी आपको दिख रही है। चिमनी का काम क्या होता है, ये बता सकता है कोई? सर फ्लू गैसेस को बाहर निकालना। फ्लू गैसेस को बाहर निकालना। फ्लू गैसेस को बाहर निकालना है, और इनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा रखते हैं, जिससे कि जो फ्लू गैसेस में जो हार्मफुल गैस है वो उस एटमॉस्फेयर में जो पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा रहे और वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ भी निकल जाए। हाँ, वाटर वेपर को तो क्या यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, उसको यूज नहीं करते, वो तो एटमॉस्फेयर में निकल जाता है ना। तो ये था अपना कूलिंग टावर, है ना। नेक्स्ट है फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर
जो हमारा रहता है फीड वाटर हीटर, हम यूज कहाँ पे करते हैं? जब हमारा वाटर पूरा प्रोसेस होके आता है ना, जब वाटर पूरा प्रोसेस होके आता है तो उसके जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, तो उस इस फीड वाटर हीटर से हम उसको फीड कराते हैं। और ये सब होता क्या है प्रोसेस, जैसे हमारे जो स्टीम है ना, जो हमारे स्टीम में अगर स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो टरबाइन है वो टरबाइन तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही बियर कर पाएगी, ठीक है ना। तो उस टरबाइन से हम क्या करते हैं कि हमारा जो फीड वाटर है वहां से उस स्टीम को फ्लो करा देते हैं, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। या अगर उसका टेम्परेचर अगर सही है तो उसको हम यहाँ फ्लो नहीं कराएंगे, तो हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारा जो फीड वाटर हीटर है, तो उस वाटर को जो बॉयलर में हम इंसर्ट कराने वाले हैं उस वाटर को वो हीट अप कर देता है। तो जब हम हॉट वाटर उसमें फ्लो कराएंगे, है ना, बॉयलर में हम हॉट वाटर ही एंटर कराएंगे, तो हमारे जो कोल है वो हमें कोल कम इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरे उसके थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और अगर हम कोल्ड वाटर उसमें फीड करा दें तो थर्मल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस मीन्स जो कोई भी चीज होती है जब उसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है ना, और एकदम से अगर हम कोल्ड कोई चीज उसके कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है ना, तो उसका जो वॉल्यूम है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एकदम से अगर हम कोल्ड वाटर उसमें फीड करा देंगे तो थर्मल स्ट्रेस हमारे वक्त होगा, तो उसको उससे प्रोटेक्शन के लिए अगर हम जो वाटर है उसको हीट अप करके देते हैं, और दूसरा हमारी जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमें कोल कम बर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ये फीड वाटर हीटर और पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेटर। ड्यूरेटर क्या करता है कि हमारी जो फीड जो वाटर है उस वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ रिजॉल्व गैसेस होंगी, तो उनको रिमूव करने का काम करता है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक जो डायग्राम में ये इसका पूरा सिस्टम लगा रहता है वहां पर, तो ये पूरा प्रोसेस उसको डिजॉल्व गैसेस इम्प्योरिटीज उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, ठीक है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटीज हमारे उस बॉयलर और हमारे सिस्टम में नहीं जाए, जिससे कि हमारा सिस्टम डैमेज हो सके या उसकी लाइफ कम हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम प्योर वाटर उसमें यूज करें, ठीक है ना। दोस्तों वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हमारा जो प्योर वाटर निकलता है उसको हम एक वाटर ट्रीटमेंट टैंक में स्टोर कर लेते हैं प्योर वाटर को, और हमारी जो रिक्वायरमेंट जो भी रहती है वो उस टैंक से फुलफिल करते रहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस टैंक से वाटर फिल करा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हमारा जो मेन इक्विपमेंट्स है वो अल्टरनेटर जनरली, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें, प्लांट में बेसिकली हमारा जो अल्टरनेटर यूज होता है। बाकी तो फिर हमारे अगर प्लांट के पास की अगर हम बात करें, केवल एक जनरेटिंग सिस्टम में अल्टरनेटर यूज होता है ना। और अगर हम सब स्टेशन की बात करें, सब स्टेशन में फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर आ जाएगा, आइसोलेटर आ जाएगा, सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, है ना, इंसुलेटर्स आ जाएंगे, बस बार आ जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं फिर। तो ये अपना एक अल्टरनेटर क्या करता है कि टरबाइन पर जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई है उस मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हमें थ्री फेज आउटपुट यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक जनरेशन रहता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज अपन थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट अपना फ्यूल यूज इज क्वाइट चीप। हमारा जो कोल है, कोल काफी सस्ता होता है, उसकी जो कॉस्ट है उसकी प्राइस है वो काफी कम होती है, तो हमें वो चीप पड़ता है ना। तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके थोड़ा कम हो जाती है ना। केवल
कम, ऐसे नहीं कि हमारे कोल चीप है इसलिए इस वे में, लेकिन हमारा जो कोल है वो बर्न बहुत ज्यादा होता है रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए, है ना। केवल उसकी जो एक प्राइस की हम बात करें तो एक प्राइस कम है इसकी बस, है ना। लेस इन इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग प्लांट्स। इनिशियल कॉस्ट में स्टेबलाइज कॉस्ट थोड़ी कम रहती है इसकी, ठीक है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोल, है ना। इसे कहीं पर भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम कोल माइंस के पास में, क्योंकि कोल को तो अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये कुछ एडवांटेज तो जनरल है, कई सारे पावर प्लांट में जनरली कॉमनली यूज होते हैं ये। कोल कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, है ना, इजीली ट्रांसपोर्ट उसे कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स द लेस स्पेस एज कम्पेयर टू द हाइड्रो पावर प्लांट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इट रिक्वायर्स द लेस स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। केवल हाइड्रो पावर प्लांट के कंपेयर में ये स्पेस कम लेता है, अदरवाइज दूसरे प्लांट के कंपेयर में तो स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है थर्मल पावर प्लांट का, ये ध्यान रखना है आपको। ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमें जो कोल को स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, एस स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, और इसके जो सब प्लांट्स हैं, है ना, अलग, जैसे पल्वराइजिंग प्लांट हो गया, कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया, एस हैंडलिंग प्लांट हो गया, इनकी स्टोरेज अलग हो गए, तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड रहेगा स्पेस, तो वो भी बहुत ज्यादा स्पेस हमें रिक्वायर्ड रहता है ना। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में तो क्या होता है कि रिजर्वायर होता है, डैम बनाते हैं ना, डैम सबने देखा होगा। तो डैम हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें उस पानी को रिजर्व करना है, रोकना है, पानी को इकट्ठा करना है। तो जहां पानी इकट्ठा होता है उस एरिया को बोलते हैं वो रिजर्वायर, जहां पे पानी भरा हुआ होता है। तो जब हम डैम बनाते हैं तो वो जो पानी है, पानी का जो भी लेवल जहां तक रहेगा वो बहुत एरिया कवर करता है। बांध तो देखे होंगे ना सबने, डैम देखे होंगे, है ना। जब डैम पे अगर आप पानी आप देखो तो बहुत बड़े एरिया में भरा हुआ होता है, बहुत देता है ना। तो पानी वो हमने जो डैम बनाया है, वो डैम किस लिए बनाया, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। तो वो पूरा जो कंसीडर होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट में ही कंसीडर होता है, इसलिए उसमें हमें जो लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। केवल उसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो थर्मल में कम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दूसरे पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, है ना, इन पावर प्लांट के अगर बारे में देखें, इनके रेस्पेक्ट में देखें, तो थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा दूसरे पावर प्लांट के कंपेयर में, और हाइड्रो के कंपेयर में इसका ये एडवांटेज है। कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस देन दैट ऑफ द डीजल पावर प्लांट, है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के कंपेयर में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ओवरऑल नहीं है ये, ठीक है, ओवरऑल नहीं है ये। कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस देन दैट ऑफ डीजल पावर प्लांट। हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आउटपुट चाहिए, उस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए डीजल पावर प्लांट का जो जनरेशन कॉस्ट है वो ज्यादा आता है ना। तो उसके कंपेयर में हमारा ये थर्मल पावर प्लांट का जनरेशन कॉस्ट कम है, लेकिन दूसरे पावर प्लांट के कंपेयर में, है ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के कंपेयर में इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है इसके, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका पॉल्यूशन, है ना। क्योंकि हमारा ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ये कोल बर्न होता है, और उस ह्यूज क्वांटिटी में जब कोल बर्न होगा तो हमारी ह्यूज क्वांटिटी में ही गैसेस निकलेंगी, हार्मफुल गैसेस। तो वो हार्मफुल गैसेस उस पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब देखो, हमने एक पॉइंट पहले एडवांटेज में पढ़ा था और इसमें भी है, इट इज कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना। और एडवांटेज में पढ़ा था कि ये जनरेशन कॉस्ट इसकी कम होती है एज कंपेयर टू डीजल पावर प्लांट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट प्लांट्स के कंपेयर में है ये, है ना, इसलिए रिस्पेक्ट में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में ये चीपर क्यों है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में तो फ्यूल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो तो वाटर का फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो हमने कोई, केवल हमें वाटर को स्टोरेज करने में जो कॉस्ट आई है उसको केवल हम देख सकते हैं, तो वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। हमें डैम बनाना है, डैम हमें हर बार थोड़ी बनाना है,
कि भाई हमारी इतनी एनर्जी जनरेट हो गई, अब इसके बाद हमें दोबारा से डैम बनाना है। डैम तो एक बार बना दिया, अब उसमें हर साल जो भी पानी आएगा, पानी आता रहेगा, हाइड्रो पावर प्लांट चलता रहेगा। तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। केवल रनिंग कॉस्ट किस में आती है? केवल उसके मेंटेनेंस में, है ना। बाकी फ्यूल को इसमें कोई यूज नहीं हो रहा, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। और उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपेयर में थर्मल पावर प्लांट की कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऐसा कंफ्यूज मत होना कि वहां तो हम बोल रहे थे कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट और जनरेशन कॉस्ट एक ही होती है, ठीक है ना। तो वहां पे कॉस्ट हम कम बता रहे थे और यहाँ कॉस्ट ज्यादा बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्लांट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर, मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होती है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे तो सब प्लांट्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे पूरा इतने हाई टेम्परेचर वर्क हो रहा है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जो थर्मल पावर प्लांट है, इसकी जो लाइफ है वो 20 to 25 ईयर्स ही होती है ना, अप्रॉक्स 25 ईयर, ठीक है ना। और उसमें मेंटेनेंस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना थर्मल पावर प्लांट। इनकी जो एफिशिएंसी की हम बात करें तो एफिशिएंसी इसकी कोई ज़्यादा नहीं होती है ना। और इनके जो कंपैरिजन है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में सभी पावर प्लांट्स के, अपन जब चारों पावर प्लांट हो जाएंगे उसके बाद में इनका कंपैरिजन, इनकी जो एफिशिएंसीज, ये सब अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये थर्मल पावर प्लांट अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट कुछ पूछना हो किसी को? नो सर। ठीक है, तो 5 मिनट में थोड़ा सा जो नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू अपन देख लेते हैं। गैस पावर प्लांट, ठीक है ना। तो गैस पावर प्लांट क्या होता है? जिसमें हम वर्किंग फ्लूइड, है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो थर्मल पावर प्लांट हम जो वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे थे, वर्किंग फ्लूइड क्या था बता सकता है कोई? तो भाई तो वर्किंग फ्लूइड हमारा था स्टीम। स्टीम को तो हम फ्लो करा रहे थे, जिससे टरबाइन रोटेट हो रही थी, उस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, है ना। अब गैस पावर प्लांट में क्या होता है? गैस पावर प्लांट में हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होती है वो गैस होती है। अब वो गैस कोई सी भी हो सकती है, नेचुरल गैस भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर गैस, और कोई पर्टिकुलर गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो केवल हमारा वर्किंग फ्लूइड इसमें चेंज होता है। उस वर्किंग फ्लूइड हमारे यहाँ गैस यूज कर लिया है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं गैस पावर प्लांट। और स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? स्टीम पर एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। अब इस पावर प्लांट में करते क्या है कि हमारी जो गैस है, जैसे एटमॉस्फेयर से हमने गैस ली और उसको हीटअप किया बहुत हाई टेम्परेचर पर, और उस हॉट एयर को हम टरबाइन में फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। अब स्टीम टरबाइन में जो हम टरबाइन यूज करते हैं उनको बोल देते हैं स्टीम टरबाइन, थर्मल पावर प्लांट में जो हम टरबाइन यूज कर रहे हैं। और गैस पावर प्लांट में जो हम टरबाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन गैस टरबाइन, है ना, उनके वर्किंग फ्लूइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैस यूज करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है ना, इसके साइड सिलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो साइड सिलेक्शंस थोड़ा सा इसके डिस्कस कर लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है ना। और इनके क्लासिफिकेशंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखें। तो केवल अपन अभी चॉइस ऑफ साइड सिलेक्शन ऑफ गैस पावर प्लांट ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, नियर होना चाहिए या अवे होना चाहिए, फॉर अवे। जो पावर प्लांट जब हम स्टेबलाइज करते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पावर प्लांट है वो उस लोड सेंटर के पास में ही होना चाहिए, जिससे कि हमें ट्रांसमिशन नहीं करना पड़े, है ना। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है हमारी वो बच जाए,
है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पावर प्लांट है वो लोड सेंटर के पास में ही होना चाहिए। ये कॉमन जो साइट सिलेक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ साइट सिलेक्शंस पॉइंट कॉमन ही होते हैं सभी पावर प्लांट के लिए, है ना। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट चेंज हो जाते हैं, जैसे डिस्टेंस का है, सभी पावर प्लांट के लिए ये होगा कि भाई लोड सेंटर के पास में ही होना चाहिए, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ये भी सबके लिए कॉमन है भाई। जहां हम पावर प्लांट स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, वो पावर प्लांट के लिए जो हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट है, वो चीपर हो, है ना, सुइटेबल हो, यही चाहते हैं। सभी पावर प्लांट के लिए यही चाहते हैं हम, है ना। तो सबके लिए कॉमन ही है ये तो। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, ये भी सबके लिए कॉमन है भाई। जो भी पावर प्लांट हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो सबके लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। इजीली हमें जहाँ फ्यूल मिल जाए वहां हम पावर प्लांट लगाना चाहेंगे, जिससे कि उसकी कॉस्ट ज्यादा ना पड़े, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये भी सबके लिए कॉमन पॉइंट है भाई। कोई भी पावर प्लांट हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो स्टेबलाइजमेंट के टाइम पर हमें उसके इक्विपमेंट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सही अच्छा होगा, रोड वगैरह अच्छे होंगे, रेलवे ट्रैक होगा, या फिर हमारे जो जो जगह है वहाँ की, वो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ अगर अच्छा होगा, तो इजीली अपन उस इक्विपमेंट को पहुंचा सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, है ना। और अगर हम बोले कि हमें भाई कोई हिल स्टेशन पे हमने पावर प्लांट लगा दिया, तो हिल स्टेशन पे हम हर किसी पावर प्लांट को थोड़ी लगा सकते हैं, उसके लिए हमें सुटेबली देखनी पड़ती है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा इजीली हो सके, है ना। तो ये सबके लिए कॉमन ही पॉइंट है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, अब इसका मतलब मोस्ट ऑफ द इसका जो रीजन है वो तो मतलब यही है कि हमारा पॉपुलेशन से दूर ही होने चाहिए, है ना। लेकिन कुछ पावर प्लांट्स, है ना, जैसे हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की हम बात करें, तो उसमें कुछ पावर प्लांट्स होते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में एरिया में भी लगे हों तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर पावर प्लांट हमारे पॉपुलेशन से दूर ही होने चाहिए, है ना। दूर क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमारे जो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन उसे पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करे। वहाँ जब पावर प्लांट रन करेगा तो वहाँ पे कोई नॉइज भी क्रिएट होगी, है ना। तो वो नॉइज से भी डिस्टर्ब नहीं हो पॉपुलेशन, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन जो पॉपुलेटेड एरिया है उससे दूर ही हम स्टेबलाइज करें, ठीक है ना। टाइप ऑफ लैंड, ये टाइप ऑफ लैंड भी ये कॉमन पॉइंट ही है ना। हमारा जो पावर प्लांट है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्लांट है उस वैसे ही पावर प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अर्थक्वेक कहीं आते हो और वहां हम पावर प्लांट लगा दें, तो हम वहां नहीं लगा सकते, है ना। या फिर हमारा ऐसा कि भाई यहाँ पे हमारा जो जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ही वीक रहे, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा मजबूत जमीन हो जहाँ पे हमारा फाउंडेशन अच्छे से स्टेबलाइज हो सके, क्योंकि पावर प्लांट जब रन करता है तो वहाँ पर बहुत हैवी मशीन होती हैं, उनका वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए, और जो टरबाइन है, जनरेटर है, वो बहुत हैवी हैवी मशीनरी होती हैं। अगर आप प्रैक्टिकली अगर कहीं आपको मौका मिले तो पावर प्लांट या जहाँ पर जनरेटर और टरबाइंस मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, वहाँ विजिट करके देखिएगा, है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जिनके अपन सोच ही नहीं सकते, है ना। मतलब जो अपन पढ़ते हैं, पढ़ने में तो अपन जो अपनी मशीन में भी पढ़ा होगा जनरेटर के बारे में, कि एक छोटा सा जनरेटर होता है भाई, उसमें एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, बाइंडिंग लगी होती है। या घर में अपने मोटर देख ली छोटी छोटी, कोई पानी की मोटर या कोई, है ना, होम अप्लायंस की कोई मोटर वगैरह, इस तरह से, है ना। तो ये तो बहुत छोटे छोटे एक लेवल पे है ये, लेकिन वो जनरेटर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े साइज में होता है। तो जब ये इतनी बड़ी मशीनरी जब रन करेगी तो उनके वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। उनके लिए फाउंडेशन भी बहुत हैवी चाहिए। तो इसलिए वो जो वहाँ की जो ज़मीन है वो किस टाइप की है, कैसी है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं गैस पावर प्लांट साइट सिलेक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है, टाइप ऑफ गैस पावर प्लांट, है ना, और कैसे इसकी जो वर्किंग है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। अपन 11:30 हो गए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन गैस पावर प्लांट की वर्किंग, इसके टाइप्स, है ना, और बाकी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
It's the time of attendance. So please send your attendance in your chat box. Thank you for today's lecture. थैंक यू सर। आपके रोल नंबर जरूर ड्रॉप कर देना, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी, है ना। और अटेंडेंस ड्रॉप करने के बाद आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू।